हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लाया हूँ एक रोमांटिक कॉमेडी और सैड कोरियन ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हमें फीमेल लीड साओ सिंग सिंह को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी शादी साओ यून से हो रही होती है, जो एक डॉक्टर है। दोनों फैमिली शादी से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि साओ सिंग सिंह भी एक अमीर फैमिली से थी। उसके पापा का अपना फूड ट्रक का बिजनेस था और साओ यून भी एक डॉक्टर था। जिसके बाद बाहर हम एक ब्रोकर को देखते हैं, जो साओ सिंग सिंह के फादर से अपने पैसे लेने आया होता है, क्योंकि साओ सिंग सिंह के फादर ने अपने बिजनेस के लिए उससे 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। लेकिन उनका वो बिजनेस पूरी तरीके से फेल हो गया है और उनके सारे पैसे उस बिजनेस में डूब गए हैं। ब्रोकर साओ सिंग सिंह के फादर से कहता है कि अगर उसके पैसे अभी नहीं मिले तो वह उसकी बेटी की शादी में जाके हंगामा करेगा और उसकी शादी पूरी तरीके से खराब कर देगा। जिस पर साओ सिंग सिंह के फादर उस ब्रोकर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे पक्का लौटा दूंगा, आज मेरी बेटी की शादी है, प्लीज कोई हंगामा मत करो। ब्रोकर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर उसके पैसे 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिले तो वह उसकी बेटी को किडनैप कर लेगा। इधर साओ सिंग सिंह की शादी बहुत हैप्पीली हो जाती है और वह अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने थाईलैंड चली जाती है। जिसके बाद हम एक सैंग नाम के आदमी को देखते हैं, जो यूसी ग्रुप में डायरेक्टर मैनेजर की पोस्ट पर है। वो अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत जल्दबाजी में साओ सिंग सिंह के फादर आ जाते हैं और उन्हें रोकते हुए उनसे कहते हैं, मिस्टर जैंग प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, ये मेरी वियतनाम वाली फैक्ट्री का इंट्रोडक्शन है, हमारे कामगारों और मशीनों से यूसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिस्टर जैंग उन्हें मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला है। साओ सिंग सिंह के फादर उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैंने आपके साथ काम करने के लिए बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करी है। लेकिन मिस्टर जैंग उन्हें सॉरी बोलकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम साओ सिंग सिंह को देखते हैं, वो अपना हनीमून मना रही होती है। वो लोग सबसे पहले एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। अब ये सब होने के बाद हम रात को साओ सिंग सिंह को देखते हैं, वो अपनी शादी की फोटोज देख रही होती है, जहां वो नोटिस करती है कि उसके पापा हर फोटो में बहुत सैड लग रहे हैं और बस इधर उधर देख रहे हैं, जैसे कि मानो कोई उनकी शादी खराब करने आने वाला हो। इसीलिए वो जल्दी से अपने पापा को कॉल लगा लेती है और उनसे कहती है कि आप सुबह से मेरे मैसेज का कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इधर हम उसके पापा को देखते हैं, जो समंदर किनारे बैठे होते हैं और रोते हुए साओ सिंग सिंह से कहते हैं कि मैं काम में थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैंने तुम्हारे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। साओ सिंग सिंह उनसे कहती है कि लेकिन मुझे तो वहाँ पर लहरों की आवाज आ रही है, आपका समंदर किनारे बैठे हुए। उसके पापा झूठ बोलते हुए उससे कहते हैं कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ बस पिकनिक मनाने आया था, अब हम बस कुछ देर में यहाँ से जाने ही वाले हैं। साओ सिंग सिंह ये कहकर फोन रख देती है कि आप ये मत सोचिएगा कि शादी करा के आपने मुझसे पीछा छुड़ा लिया, मैं हमेशा आपको परेशान करती रहूंगी। इधर उसके पापा बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर अब हम अगले दिन देखते हैं, साओ सिंग सिंह सोई रही होती है, तभी उसे कोई कॉल करता है, जो सुनकर साओ सिंग सिंह के होश उड़ जाते हैं। तभी टीवी न्यूज से हमें पता चलता है कि समंदर किनारे किसी आदमी की लाश मिली है, जो और कोई नहीं बल्कि फूड कंपनी के मालिक जैंग साओ दा है, जो और कोई नहीं बल्कि साओ सिंग सिंह के फादर थे। जिसके बाद हम साओ सिंग सिंह के हस्बैंड यानी वेटिंग के मम्मी पापा को देखते हैं। ये न्यूज सुनकर तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से वेटिंग को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ पर हो। इधर हम वेटिंग को देखते हैं, जो कॉल उठाकर अपनी मॉम से कहता है कि सुबह की एक ही टिकट मिली थी, जिससे साओ सिंग सिंह चली गई और मैं दोपहर की टिकट से जल्दी से ताइवान आ रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम TNU को देखते हैं, जो यूसी ग्रुप के चेयरमैन का पोता है। वो आज ही फॉरेन से अपनी पढ़ाई पूरी कर आया है। TNU कैंप में जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर साओ सिंग सिंह आ जाती है, जो उसे बाहर निकाल कर कैब के अंदर बैठ जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। TNU तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन साओ सिंग सिंह उसका बैग उसे दे देती है और उससे माफी मांगते हुए उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन गलती से TNU के बैग में से उसका ब्रेसलेट उस कार के अंदर ही रह जाता है। TNU को तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि पागल लड़की मेरी कैब भी ले गई और साथ में मेरा लकी चार्म भी ले गई, इसीलिए वो जल्दी से दूसरी कैब में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। अब इसके बाद हम साओ सिंग सिंह को देखते हैं, जो कैब में से उतरकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और पीछे से TNU भी उसका पीछा करते करते उसी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। साओ सिंग सिंह लिफ्ट से ऊपर जा ही रही होती है, तभी TNU भी वहाँ पर आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक तो मेरी कैब ले गई और मेरा लकी चार्म भी ले गई। वो जल्दी से उसके हाथ से अपना लकी चार्म छीन लेता है। साओ सिंग सिंह तो अभी उससे लड़ाई करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, इसीलिए वो उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही साओ सिंग सिंह भागते हुए अपने फादर के पास जाने लगती है, लेकिन TNU का लकी चार्म फट गया था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इधर साओ सिंग सिंह के फादर की डेड बॉडी को लाया जाता है, जिसे देखकर साओ सिंग सिंह को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उसे अपनी शादी का वो दिन याद आता है, जब उसके पापा ने उससे कहा था कि ये मेरी फूल सी बेटी है, जो मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ। वो वहीं पर बहुत
ज्यादा रोने लगती है। वेल पीछे खड़ा टियान्यू भी ये देखकर बहुत सैड हो जाता है और अपने लक्की चार्म की तरफ देखने लगता है और उसे भी वो दिन याद आने लगता है कि जब वो छोटा था उसके फादर की भी इसी तरीके से डेथ हो गई थी। जिसके बाद टियान्यू बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर हम मिस्टर जैंग को देखते हैं। ये वही आदमी है जिससे शाओ जिंगजिंग के फादर ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे साथ मिलकर काम कर ले, लेकिन ये उस दिन मना करके वहाँ से चला गया था और उसी दिन शाओ जिंगजिंग के फादर ने सुसाइड कर लिया था। दरअसल ये टियान्यू के दादाजी की कंपनी में ही डायरेक्टर मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। खैर वो टियान्यू को लेकर घर की तरफ चला जाता है। वेल टियान्यू अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले अपने दादाजी को कसकर गले लगा लेता है। उसके दादाजी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन टियान्यू की मॉम तो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह उससे पूछती है कि तुम घर कब आए, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, तुम स्कूल छोड़कर आ गए हो। लेकिन उसके दादाजी वहाँ की सिचुएशन संभाल लेते हैं और टियान्यू को ऊपर लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम शाओ जिंगजिंग को देखते हैं। वो अपने फादर की अस्थि लेकर बुद्धा के मंदिर में आ जाती है जहाँ पर वो एक ड्रॉर के अंदर उन्हें रख देती है। वो लोग बहुत ज्यादा सैड होते हैं और वहाँ पर भी बहुत रोने लगते हैं। वेल कुछ देर बाद वो लोग मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वो ब्रोकर आ जाता है जिससे शाओ जिंगजिंग के फादर ने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। वो ब्रोकर शाओ जिंगजिंग और उसके हस्बैंड से कहता है कि तेरे बाप का तो अंतिम संस्कार हो गया, अब बारी है मेरे उधार चुकता करने की। तभी पीछे से शाओ जिंगजिंग की मम्मी उस ब्रोकर से कहती है कि कौन सा कर्ज, मेरे पति आप जैसे लोगों से कभी कर्ज नहीं लेंगे। तभी वो ब्रोकर लोन एग्रीमेंट निकाल कर उन्हें दिखाता है और उनसे कहता है कि आपके पति ने अपने बिजनेस के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, अब वो तो रहा नहीं, इसीलिए अब तुम लोगों को ही मेरा कर्ज उतारना पड़ेगा। पीछे से मिस्टर जैंग भी उन लोगों को देख रहा होता है। इधर शाओ जिंगजिंग और बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें कर्ज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। शाओ जिंगजिंग उस ब्रोकर से कहती है कि देखो मेरे पापा तुम जैसे लोगों से कर्ज नहीं ले सकते हैं। अब ये सुनकर उस ब्रोकर को शाओ जिंगजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी उसका हस्बैंड उस ब्रोकर को एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद तो वो सभी लोग शाओ जिंगजिंग के हस्बैंड को बहुत मारने लगते हैं। तभी शाओ जिंगजिंग वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहती है कि प्लीज इसे मत मारो, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज उतार दूंगी। दूसरी तरफ हम शाओ जिंगजिंग के हस्बैंड यानी वेटिंग के मॉम डैड को देखते हैं। उसकी मॉम को एक कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि आपने शादी के बिल्स क्लियर नहीं करे और सोई फैमिली ने जो चेक पे करा था वो सारे चेक बाउंस हो गए हैं, इसीलिए शादी का पूरा खर्चा आपको पे करना होगा क्योंकि उस एग्रीमेंट पर आपने ही साइन किया था। अगर आपने 3 दिन के अंदर सारे बिल्स क्लियर नहीं करे तो हमें आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेल अब ये सुनकर तो उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर वेटिंग आ जाता है। उसकी मॉम देखती है कि वेटिंग के मुंह पर चोट लगी हुई है। वह उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। वेटिंग अपनी मॉम को बताता है कि शाओ जिंगजिंग के फादर ने एक ब्रोकर से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था और शाओ जिंगजिंग को बचाते हुए ही मुझे ये चोट लग गई। वेल अब ये सब देखकर तो वेटिंग की मॉम को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो वेटिंग से कहती है कि ये सब उनकी चाल थी हमें फंसाने की, और तो और उन्होंने शादी की पेमेंट्स भी क्लियर नहीं करी, उनके सारे चेक्स बाउंस हो गई है, उनकी पक्का कोई चाल थी मेरे बेटे को फंसाने की। वो वेटिंग से कहती है कि बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मुझे शाओ जिंगजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, तुम्हें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। जिस पर वेटिंग उससे कहता है लेकिन मॉम मेरी उससे शादी हो चुकी है। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इसीलिए जल्दी से डिवोर्स ले लो। वेल वेटिंग तो शाओ जिंगजिंग से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो डिवोर्स लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शाओ जिंगजिंग को देखते हैं। वो अपनी मम्मी और अपने हस्बैंड के साथ अपने पापा की फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ पर मैनेजर उन्हें बताता है कि लोन न चुकाने की वजह से आपके पापा के सारे फंड्स फ्रीज कर दिए गए हैं और मैन्युफैक्चरर्स और लेबर को पिछले 3 महीने की तनख्वाह देनी बाकी है। शाओ जिंगजिंग मैनेजर से पूछती है कि उस डीलर को छोड़कर हमारे ऊपर टोटल कितना कर्ज है। मैनेजर उससे बताता है कि उस डीलर का 5 करोड़ हटा के अभी आपके ऊपर लगभग 6-7 करोड़ का कर्ज और बाकी है। वेल वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं वहाँ पर वो सभी मजदूर उन्हें घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें हमारी पिछले 3 महीने की तनख्वाह चाहिए। वो लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा करने लगते हैं। तभी शाओ जिंगजिंग उनसे कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी पूरी सैलरी आपको जरूर दूंगी, प्लीज अभी मेरी सिचुएशन समझिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपकी सैलरी जल्द से जल्द आपको दे दूंगी। जिसके बाद हम शाओ जिंगजिंग और वेटिंग को देखते हैं। वेटिंग उससे कहता है कि बताओ तुम अब ये सब कैसे हैंडल करोगी। शाओ जिंगजिंग उससे कहती है कि मेरे डैड ने इस कंपनी को बहुत मेहनत से बनाई है और ऐसे वक्त पर मैं उनके ऊपर धोखाधड़ी का इंसाम नहीं लगने दूंगी। वेटिंग उससे कहता है कि मैं कंपनी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तुमने उन लोगों से जो वादा किया है तुम उसके पैसे कैसे लौटाओगे, ये कोई 4-5 लाख रुपए नहीं है बल्कि 11-12 करोड़ है। वो शाओ जिंगजिंग को अपने फादर से रिश्ता तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन शाओ जिंगजिंग उससे कहती है कि मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूँ, मैं इसकी गारंटीड हूँ और वो सारे शेयर्स मेरी मॉम के नाम पर है। वेटिंग उससे समझाते हुए उससे कहता है कि लेकिन तुमने हमारे फ्यूचर का सोचा है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम ये
कर्ज चुकाते चुकाते रोड पर आ जाएंगे। जिस पर साउसिंग सिंह उससे कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा कर्जा मैं खुद ही चुकाऊंगी और मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांग रही। वेल ये सुनकर तो वेटिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं इसके आगे की कहानी और इसके अगले एपिसोड के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।